दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक एकेडमी पर। मैं ऋषभ पांचाल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा एमपीजीके के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान वाले कुछ एमसीक्यू की जो कल बच गए थे, और इसमें अभ्यारण्य को भी कवर करेंगे। और आज से नदियाँ के कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो नदियों के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके एमसीक्यू भी आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अति महत्वपूर्ण। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बेहतरीन और बिल्कुल खतरनाक वीडियो आपकी एमपी पुलिस और पीएससी की तैयारी जो जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगी। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आज आपसे, और बहुत ही तरीके से ये रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, मतलब दिल से, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते। लाइक करने में कंजूसी ना करें। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, पूरी शिद्दत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है। जो भी बंदा वीडियो को देख रहा है, अगर उसे पसंद आती है, मेहनत अच्छी लगती है, तो वो लाइक करे बिना वीडियो से ना हटे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो देखिए, डायनासोर जीवाश्म जो राष्ट्रीय पार्क है, इसकी स्थापना जो है वो धार जिले में, पुराना क्वेश्चन है वैसे, धार जिले में ये स्थापित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? तो मांडव में, ठीक है, मांडू। आगे बढ़ जाते हैं। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान के बब्बर शेर है, उसको रखने के लिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान का पार्क का मध्य प्रदेश में चयन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो पालपुर कुनो है। अच्छा बताइए, पालपुर कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो अगर ये मुझसे पूछा जाए तो ये श्योपुर में है, ठीक है। तो पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर के अंदर है, और ये आपको एशियाई शेरों के लिए इम्पोर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता देता हूँ। 1973 में स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले इसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को इसमें सम्मिलित किया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1955 में हुई, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973-74 में बनाया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला जिले में है, ठीक है भाई। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि होलो घाटी, होलो घाटी, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षा में, ठीक है। तो होलो घाटी और बंजर घाटी दोनों ही कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। इसके बाद में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ, ये भी प्रश्न पूछा गया, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे भाई? तो ये भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला जो मैस्कोट है, मैस्कोट का मतलब क्या होता है? शुभंकर। तो शुभंकर जो है, सबसे पहला शुभंकर जिसका बनाया गया है वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है, और इसके शुभंकर का नाम है भूर सिंह दी बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा, ठीक है, भूर सिंह द बारहसिंगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शुभंकर का जो डिज़ाइन है वो किसने किया गया है, इसके चित्रकार का नाम क्या है, तो ये है रोहन चक्रवर्ती। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2017 की परीक्षा में, रोहन चक्रवर्ती। तो ये पीबी के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है सब कुछ, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान राजस्व संभाग के क्षेत्रांतर्गत आता है। देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये शिवपुरी में पड़ता है, ठीक है भाई। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि शिवपुरी कौन से संभाग में आता है, तो आप बोलेंगे ग्वालियर में आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका जो सही उत्तर होगा वो ग्वालियर होगा, है ना। तो राजस्व संभाग के किसके अंदर आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान? ग्वालियर के अंदर आता है, ठीक है। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH3 गुजरता है, पहली बात। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जॉर्ज कौशल भवन या सांख्या राज्य झील किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो जॉर्ज कौशल भवन और सांख्या राज्य झील दोनों ही माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। इस राष्ट्रीय उद्यान से मतलब
एक और NH25 भी गुजरता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? मनिहार नदी। तो ये मनिहार नदी कहाँ बहेगी? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में। NH3 भी यहाँ से गुजरेगा, उसके बाद में NH25 गुजरता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शिवपुरी में पड़ता है। इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1958 में हुई। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1958 में। और क्या ये आपसे पूछ सकता है? बस यही पूछ सकता है। इसके बाद में ये टाइगर रिजर्व है क्या? ऑप्शन में दे देगा तो ये टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, टोटल अपने मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय उद्यान शामिल है? तो आप कहेंगे 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है और 1 अभ्यारण्य शामिल है। कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, और चौथा जो अभ्यारण्य है, 7वां जो अभ्यारण्य, माफ कीजिएगा, वो रातापानी। तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कितनी सम्मिलित है? तो 7 है। ठीक है, एक आपका अभ्यारण्य है और 6 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उमरिया में स्थित है। याद कैसे रखेंगे भाई? तो बांध नहीं सकते आप उमर को कभी कोई बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया में। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व है कि नहीं है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर सम्मिलित है कि नहीं? बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर सम्मिलित है। कब बना? 1993 में। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आता है? तो संजय, हम है सीधे साधे संजय, संजय जैसे अक्षय याद रखते हो ना, वैसे संजय याद रखना कि संजय जो है सीधे साधे। तो बिल्कुल सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है भाई, तो ये संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान को कल भी मैंने आपको बताया था कि इसे अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ भाग है, तो इसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसको आपको बस इतना ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय उद्यान कब बना था संजय राष्ट्रीय उद्यान? तो 1981 में बना था। क्या ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है? तो बिल्कुल हाँ है। प्रोजेक्ट टाइगर कब बना? 2008 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को बब्बर शेर के लिए तैयार किया गया है? तो मैंने आपको बताया कूनो पालपुर अभ्यारण्य को बब्बर शेर के लिए तैयार किया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। ये रातापानी जो है ये क्या है? अभ्यारण्य है। ये सबसे छोटा, माफ कीजिएगा, सबसे छोटा नहीं, रातापानी अभ्यारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और ये कहाँ है? तो ये रायसेन में स्थित है, ये आपको याद रखना है। फेन अभ्यारण्य जो है वो मंडला में है। ठीक है, नोरा देही जो है वो सागर में है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान जो है वो होशंगाबाद में। याद कैसे रखेंगे? सतपुड़ी कर लो इसको, सतपुड़ी को सातपुड़ी कर लो, सतपुड़ा को सातपुड़ी कर लो। ये 7 पूड़ी है तेल चढ़ी हुई, किसी को भी खिलाओगे होश उड़ जाएंगे उसके। ठीक है, क्लियर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा भाई? होशंगाबाद में। ऐसे ही बोरी अभ्यारण्य पूछे, बोरी अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो भी होशंगाबाद के अंदर है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हमारे भोपाल में है। ठीक है, तो सर्प को पाला नहीं जाता, याद रखिएगा, सांप नहीं पालना है। तो भोपाल में ये स्थित है सर्प उद्यान, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? देखो, एक कंफ्यूजन होता है, ये लगा दिया इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो है ना पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो ये इसका सही उत्तर तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान होगा। अगर आपसे सिर्फ प्रियदर्शनी उद्यान पूछे तो ये जो है इसका आंसर जो होगा वो फिर भोपाल हो जाएगा। क्लियर है? ये भोपाल में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा पेंच, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कान्हा किसली में मैंने आपको बताया कि बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कान्हा किसली में, बाघों का घनत्व सबसे ज्यादा बांधवगढ़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अभी मैंने बताया, इसका क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका सही उत्तर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो राला मंडल है, इंदौर में। ठीक है भाई, बाकी आपको पता ही है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? तो चतुर्भुज नाथ मंदिर जो है वो आपके गांधी सागर अभ्यारण्य के पास स्थित है। अब आपसे कल से पूछ लिया जाए कि गांधी सागर अभ्यारण्य भाई कहाँ पे, तो ये नीमच और मंदसौर में लगता है। ठीक है भाई, तो ये नीमच मंदसौर में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ये फैक्ट में भी मैंने लिख दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभी बताया मंदसौर। नोरादेही एक अभ्यारण्य जो रिक्त स्थान में स्थित है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये नोरादेही जो है वो सागर में स्थित है। ठीक है, तो नोरादेही सागर, है ना, क्लियर। नोरा से क्या याद आता आपको? नोरा से एक नोरा फतेही याद आती होगी। ठीक है, और नोरा फतेही डांस करती है तो पानी में भी आग लगा देती है, मतलब ये सागर। ठीक है, सागर के अंदर पानी। अरे कैसे भी याद करो यार भाई, याद करना है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो नोरादेही अभ्यारण्य है। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, मैं भूल गया बताना कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य नोरादेही है और सबसे छोटा राला मंडल है जो कि इंदौर में। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य नोरादेही अभ्यारण्य है जो कि आपके सागर में स्थित है मध्य प्रदेश के, और इसका क्षेत्रफल जो है 1194 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है इंदौर का। तो ये फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको गारंटीड प्रश्न देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। चलिए, भारत में बाघों की सबसे बड़ा घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अभ्यारण्य कौन सा है? बाघों की सबसे बड़े घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये बांधवगढ़ है। ठीक है, बांधवगढ़ अभ्यारण्य, अभी मैंने बताया। एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा हुआ है। अभी मैंने बताया आपको कि मंदसौर और नीमच की बाउंड्री पे जो है वो गांधी सागर अभ्यारण्य है, और वो मंदसौर और नीमच जो है वो राजस्थान से सटे हुए ऐसे लगते हैं जिले। तो अल्टीमेटली इसका जो सही उत्तर होगा वो गांधी सागर अभ्यारण्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया? कई बार बता चुका हूँ। शिवपुरी में राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये माधव है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो 1958 में बना। बांधवगढ़ कब बना? तो 1968 में बना। आपसे पूछे कान्हा किस लिए? 1955 में बना। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना। इसके बाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी 1981 में बना। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बच रहा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो ये भी 1981 में बना। पेंच की बात की जाए तो 1983 में बना। पेंच पहले अभ्यारण्य था 1975, लेकिन फिर बाद में उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1983 में। ठीक है भाई, एक बच्चे ने कमेंट किया था, एक भाई ने, हमारे दोस्त ने, तो उसको बता देता हूँ कि 1975 में अभ्यारण्य था पहले, फिर बाद में 1983 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में 1983 जो बताया था वो राष्ट्रीय उद्यान बनने का सन बताया था। ठीक है भाई, रातापानी अभ्यारण्य की अगर बात की जाए कि ये टाइगर रिजर्व कब बना, तो ये सबसे लास्ट में आपके 2012 में टाइगर रिजर्व बना, रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है, और रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1978 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सन अगर आप याद रख सकते हैं तो बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है मेरे दोस्त? तो कूनो अभी मैंने बताया, पालपुर कूनो श्योपुर में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो ये 1973 में शुरू हुआ, बस याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जब भी पूछे तो 1973। बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो बगदरा अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है वो हुई है मेरे दोस्त 1978 में, 1978 में। अब ये बगदरा अभ्यारण्य है कहाँ पे, कल से ये पूछ लिया जाए तो ये सीधी और सिंगरौली में। ठीक है, सीधी और सिंगरौली। याद कैसे रखना है भैया ये भी बता दो। तो बगदरा में इसको आप ऐसे समझ लेना, भग, और भग कैसा है, कैसे भगना है? सीधे भगना है, भग जा, भगदरा सीधे। ठीक है, तो सीधी और सिंगरौली। और कैसे भागोगे? सींग मारते हुए भागना सीधे। ठीक है, तो सीधी और सिंगरौली हो जाएगा मेरे भाई। अरे यार, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। बहुत सारी चीजें तो यहीं पे याद भी हो जाएगी। अब तुम लोग शेयर करा करो यार, वीडियो को शेयर करने में तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो, लाइक करते नहीं हो, पता नहीं क्या चाहते हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम होता है सोन चिड़िया। ठीक है, और इसके संरक्षण के लिए आपका घाटी गांव अभ्यारण्य जाना जाता है। इसके साथ में करेरा भी लिख लो। ये दोनों अभ्यारण्य ये आपकी सोन चिड़िया यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। ये घाटी गांव जो है वो ग्वालियर में पड़ेगा आपका, और ये जो करेरा है ना, करारा, शिवपुरी में पड़ेगा। ठीक है, शिवपुरी। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि शिव भगवान जो है वो बहुत करारे हैं बिल्कुल, और घाटियाँ, गांव में घाटियाँ हैं, गांव से ग्वालियर आप याद रखिए, कैसे भी आप कनेक्ट करिए पर याद रखिए। डॉल्फिन रिक्त स्थान अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है। कौन से अभ्यारण्य की नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चंबल। डॉल्फिन चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है, मतलब चंबल नदी में ये चंबल अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, डॉल्फिन चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल चंबल इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है, जिसे आप दूधराज बोलते हैं, ठीक है, ये अपने एमपी का जो है वो
मध्य प्रदेश का अगर देखें तो पक्षी है ना, और राजकीय पक्षी इसे कहा जाता है। और अगर ये देखें तो शिवपुरी में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, है ना। शिवपुरी में कौन सा अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है? माधव। अभी मैं कितनी बार बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कौन सा होगा? अभी मैंने बताया जो करेरा है वो शिवपुरी में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पास में यहाँ से ग्वालियर पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर। थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है सन कि कौन सी परीक्षा में प्रश्न आए, लेकिन पीईबी द्वारा आयोजित और व्यापम द्वारा आयोजित सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है? तो ये सांभर है। सांभर जो है वो एक हिरण की प्रजाति है जो सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। फेन अभ्यारण्य कहाँ है? मैंने आपको बताया फेन मंडला में है, ठीक है। तो ये फेन अभ्यारण्य जो है मंडला में है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य रिक्त स्थान में स्थित है, तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो छतरपुर में स्थित है। क्लियर है? इसका जो सही उत्तर होगा छतरपुर होगा। प्रियदर्शनी पार्क, फिर से मैंने बताया था, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पूछे तो पेंच लगाना है, और अगर प्रियदर्शनी पूछे तो भोपाल लगाना है, ठीक है। ये भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य है, पहली बात तो ये 2012 में बना। कहाँ बना? तो ये आगर मालवा में बना, ठीक है। ये आगर मालवा क्या है? तो ये आगर मालवा किससे बना? आपसे पूछ लिया जाए तो शाहजहाँपुर से अलग होकर बना। अब ये आगर मालवा शाहजहाँपुर से अलग होकर बना, तो बना कब? ये बना 16 अगस्त 2013 में, ठीक है भाई। 16 अगस्त 2013 में बना, तो कौन सा जिला बना? तो ये 51वां जिला बना, ठीक है भाई। कोई समस्या तो नहीं है, इतना क्लियर है। अच्छा, 52वां भी बताइए दो। तो 52वां जो जिला है वो निवाड़ी बना है ना, जो सबसे लास्ट जिला है एमपी का। कब बना? तो 1 अक्टूबर 2018 में ये निवाड़ी जिला बना। और निवाड़ी जिला जो कौन से संभाग में आता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो सागर संभाग में आता है। कौन से शहर से या कौन से जिले से अलग होकर निवाड़ी बना? तो ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, याद रखना, ठीक है। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है आगरमालवा में स्थित है। और आगरमालवा 2012 में ये गो अभ्यारण्य बना है। और आगरमालवा की बात करें तो शाहजहाँपुर से अलग होकर बना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहाँपुर, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे ऑप्शन में आगरमालवा दे करके रखेगा। हेलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? हेलो घाटी जो है कान्हा किसली का भाग है, पहले ही बता चुका हूँ, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये वन विहार कहाँ पे? ये भोपाल में, याद रखिएगा, पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। सेलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में उपस्थित है? तो सेलाना जीव अभ्यारण्य जो है वो रतलाम जिले में उपस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कान्हा के शुभंकर भूरसिंह बारासिंगा के साथ आए व्यंग चित्रकार का नाम बताइए। ये किसने मतलब इसका डिजाइन वगैरह किया है? तो ये रोहन चक्रवर्ती है, ठीक है। ये पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1994 में घोषित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 1994, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका 1994 होगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की कुछ खास बातें अगर आप चाहते तो मैं बता देता हूँ कि 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। उसके बाद में जंगली भैंसे के लिए फेमस है, जंगली भैंसा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जंगली भैंसे के लिए फेमस है। 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। और रेप्टाइल पार्क, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार, याद रखिएगा। रेप्टाइल पार्क, जैसे जैसे चीज याद आती जा रही बता रहा हूँ। रेप्टाइल पार्क जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, याद रखिएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है? तो मोगली लैंड जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो रनेह जो जलप्रपात है उसे 2017 में श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब बात हुई है नदियों की, तो आइए दर्शन करवाते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के आपको। ये लो, करो दर्शन। देखो, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नदियों का एक फिगर मैंने आपको बना करके यहाँ पे दिया है। सबसे बड़ी जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की वो ये रही, ठीक है, वो इस तरह से गुजरती है। मध्य प्रदेश की थोड़े फैक्ट भी मैं यहाँ से बता देता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। थोड़ा सा समय देते हैं इसको और फटाफट से समझते हैं। नर्मदा की टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, ठीक है भाई। एमपी में इसकी जो लंबाई है वो 10-77 किलोमीटर है। बड़े फेमस क्वेश्चन है, दोनों आए हुए। इसके बाद में नर्मदा की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इधर की साइड से, ये इधर की जो ऊपर की साइड से, इसमें आपकी 19 सहायक नदियाँ इधर से लगती है। और इधर की साइड से बात करें नीचे से, तो नीचे से इसमें 22 सहायक नदियाँ इसकी है।
टोटल 19 और 22 को मिलाओगे तो 41 सहायक नदियाँ हो जाएगी। तो नर्मदा की 41 सहायक नदियाँ हैं। ये आप देख रहे हैं तवा, ये तवा अगर बात करें तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो नर्मदा की। ये तवा और बेतवा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है, इधर जाके यमुना में मिल रही है। तवा नदी जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तवा नदी कहाँ से निकलती है भाई? तो ये होशंगाबाद में कालीबीत पहाड़ियों से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 41 सहायक नदियाँ हो गई। इसके कुछ नाम बताता हूँ, दूधी, शेर, शक्कर, है ना, गंजाल, छोटी तवा, ये सारी जो हथनी, हिरण, ये सारी नदियाँ जो है नर्मदा की सहायक नदियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बेन गंगा नदी है, ये अपने बालाघाट के समथिंग कहीं से निकलती है, बालाघाट के आसपास से, ठीक है। और ये जो है इधर महाराष्ट्र में चले जाती है। इसके बाद में इधर ताप्ती नदी है, तो ये ताप्ती नदी जो है बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और इस तरह से बहती है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये ताप्ती नदी और नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी का मतलब होता है कि ये नदियां जो हैं ऐसे जब खाड़ी में मिलती है या सागर में मिलती है तो ऐसे 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 हो जाती है, मतलब फैलने की जगह ये इस तरह से कंज्यूम हो जाती है, इसको एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कुछ नदियां क्या होती है सागर में मिलकर ऐसे फैल जाती है तो वो डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाती, ये ताप्ती और नर्मदा एस्चुरी बनाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये इस तरह से एक नदी मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी है, माही नदी है। इसका एक फैक्ट आपको याद रखना है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से निकलती है? तो माही नदी जो है वो धार से निकलती है। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलो तो इसको हटा देते हैं। अब चंबल की बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी की बात करें तो ये जो है जाना पाओ पहाड़ी से, महू से निकलती है। 3 इसकी मेन सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी की बात कर रहा हूँ, इसकी 3 सहायक नदी है। 3 मेन सहायक नदी कौन कौन सी है? पार्वती, उसके बाद में एक हो गई काली सिंध और एक हो गई शिप्रा। आपको पता है शिप्रा जो नदी है वो इंदौर के काकरीबर्डी पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद में अगर पार्वती नदी की बात करें तो सीहोर के आष्टा से निकलती है। और एक और नाम मैंने आपको बताया है जो कि है काली सिंध नदी। अब काली सिंध नदी जो है वो देवास के बागली से निकलती है। ये तीनों चंबल की सहायक नदी है। चंबल भी कंप्लीट। सिंध की बात कर लेते हैं तो सिंध जो है ये आपके विदिशा से निकलती है, ठीक है। तो विदिशा की सिरोंज तहसील से ये सिंध नदी निकलती है। क्लियर है, ये बात तो समझ में आ गई। और ये यमुना की सहायक नदी है। तो इधर से चंबल आई, चंबल की 3 ये सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल में मिली, ये चंबल जाकर के यमुना में मिलती है। ऐसे ही सिंध भी यहाँ से जाती है विदिशा से, सिरोंज से निकलते हुए, और यमुना में मिलती है, ठीक है भाई। और इधर से ये बेतवा आई। बेतवा जो है वो कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। तो ये कुमरा गांव रायसेन से बेतवा निकली और ये इधर से होते हुए और ये यमुना में मिल गई। अब यहाँ पे आपको पड़ता है ओरछा, पूछा गया है ओरछा किस नदी के किनारे है? तो ये बेतवा नदी के किनारे है। बेतवा की अगर सहायक नदी की बात की जाए तो बेतवा की भी कुछ सहायक नदियां जैसे कि जामिनी हो गया, है ना, और धसान हो गया, ये सहायक नदियां ये पूछा गया है। तो बेतवा की सहायक नदियां जामिनी और धसान है। केन नदी की बात करें तो ये कटनी से निकलती है, कटनी की पहाड़ियों से निकलती है पास में, ठीक है, कैमूर पहाड़ियों से। और ये ये जो है केन नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी है। तो आप देखिए केन, बेतवा, सिंध और चंबल, ये सब यमुना की मेन सहायक नदियां हैं। इधर से अमरकंटक से नर्मदा के साथ में सोन और जोहिला निकलती है। जोहिला नदी सोन की सहायक नदी हो गई, जोहिला सोन में मिल जाती है और सोन जाकर के गंगा में मिल जाती है यूपी के दानापुर के पास में, ठीक है भाई। इतनी इन्फॉर्मेशन याद आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे पास में सतना है, सतना से टोंस नदी निकलती है। तो टोंस नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जोहिला नदी सोन में जाके मिलती है, और बाकी पूरी पिक्चर आपको समझा दी। अब देखो आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, कोई समस्या का विषय नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो भाई। तो ये मध्य प्रदेश की नदियाँ शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती है? सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका कहने का मतलब ये है कि देश की सबसे ज़्यादा नदी बहती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो बेतवा नदी है, जो मैंने आपको फोटो दिखाया था यहाँ पे, ये बेतवा नदी, इसे गंगा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा। और ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है क्योंकि भारत की जो गंगा है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, ठीक है ना। तो फिर भी बता देता हूँ, फैक्ट बता देता हूँ, भारत की जो गंगा नदी सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, इसलिए बेतवा को उससे कंपेयर करके क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा, क्योंकि सर्वाधिक प्रदूषित नदी है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में मालवा की गंगा आपसे पूछ ले तो मालवा की जो गंगा है वो शिप्रा नदी है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलो हाँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। कहाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पे आपको। तो मध्य प्रदेश में किस वाटरफॉल, ये वाला हमने कर लिया था, ये भी क्वेश्चन कर लिया था, सर्वाधिक भी कर लिया था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 13-12 किलोमीटर कुल लंबाई है, और 10 से उत्तर मध्य प्रदेश में लंबाई है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 10 से उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है?
नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 90%, लगभग बोल रहा हूँ, वो 90 समथिंग कुछ होता है, तो लगभग 90% भाग जो है इसका जो है एमपी में बहता है। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ है? अभी बताया 41, ऊपर से 19, नीचे से 22। ठीक है, ठीक है भाई। ऊपर वाला छोर जो होगा वो दायां छोर होगा और ये बायां होगा। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है दाएं छोर से कितनी, तो 19 नदी सहायक है और बाएं छोर से 22 नदी। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का निर्माण करती है, नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करेगी। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है भाई बैतूल से होता है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महू जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम मतलब क्या हो जाएगा? ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। और पश्चिम की ओर बहना मतलब इधर से निकल के इधर जाना। तो दो नदियां हैं, एक तो ताप्ती है और एक अपनी नर्मदा है। नर्मदा मई की जय। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक फैक्ट है जो कि मैं बताना भूल गया, बाद में आया है उड़ के। ठीक है, देख लीजिए। महू के पास स्थित जानापाव नामक पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, बता चुका हूँ। इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यूपी में। आगे बढ़ते हैं। निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। अब मेरी बात सुनो, इधर जो है वो आपका अरब सागर है और इधर जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी है। इस अरब सागर में यहाँ पे जो पोर्शन है एक पर्टिकुलर गुजरात के पास में जो पड़ता है उसे खंबात की खाड़ी भी उसे खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है। खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी या अरब सागर। ठीक है, अगर इसमें बोले कौन सी नदी गिरती है तो नर्मदा और ताप्ती गिरती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ताप्ती। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये दो ही नदियाँ इधर बहती है, बाकी सब तो उधर जा रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, बेनगंगा इधर से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो नर्मदा के जो पैरेलल बहती है वो कौन सी है? आपकी ताप्ती नदी। अभी हमने मैप में देखा था। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने से गिरता है? अब ये पूछना चाह रहा है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये जो है वो चंबल नदी पर है। मेरे दोस्त, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो बिना लाइक करिए, हटिएगा नहीं। ठीक है, पाप पड़ेगा नहीं तो। चलिए, अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं हमारे एमपी जीके के और करंट अफेयर के, तो बड़े शानदार नोट्स बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। तो करंट अफेयर में भी 2019 और 20 का लगभग सारा करंट अफेयर मध्य प्रदेश का जितना भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न आपकी अभी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए पीईबी द्वारा, वो भी सम्मिलित करके मैंने बनाए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद उसी पेज पे बने रहे, पेज को बैक या कट ना करें, अदरवाइज आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक नहीं मिल पाएगी नोट्स को, फिर आपको फ़ोन लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो कोई समस्या नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। बाकी आप लोग बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। और कल जो है वो संडे है, मतलब आज संडे जो आपको ये वीडियो मिल रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में संडे को मुझे ऑफ रखना था वीडियो का, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज भी आपको ये वीडियो मिल रहा है। पर हो सकता है कि कल आपको वीडियो नहीं मिल पाए, संभावना है कि कल ना मिल पाए। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ श्योर नहीं हूँ कि कल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वर्क एक्स्ट्रा होने के कारण मुझे ये वीडियो हो सकता है कल के लिए डिले करनी पड़े। तो कोशिश तो मैं करूँगा कि कल भी आपको मिले, लेकिन संभावना है कि कल ना भी मिले। तो जैसा भी रहेगा कम्युनिटी पे मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। तो चलिए इतना ही रखते हैं, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।